नमस्ते एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर अपूर्वा और दिस इज द सेल बायोलॉजी सीरीज जो भी आपने शुरू की है। आज हम 2025 के सेल बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दिस इज द लास्ट वीडियो रिलेटेड टू द सेल बायोलॉजी सीरीज। मैंने सेल बायोलॉजी के पूरे 5 साल के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं और अगले कौन से सब्जेक्ट की सीरीज में बनाऊँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए आज का यह क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। सो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस से हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक जो किया है वो है वायरस एंट्री का, और सेकेंड जो क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने वो कैथरीन कोटेड वाला किया था। तो वही टॉपिक जो है वो वहाँ पे रिपीट हो गया है। वो क्वेश्चन अगर हमने सॉल्व किया है तो ये क्वेश्चन हमें इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हैं कोलेस्ट्रॉल अपटेक, कैल्शियम अपटेक, वायरस एंट्री इनटू द होस्ट सेल्स एंड प्रोटॉन मूवमेंट। ऑप्शन यहाँ पे कुछ नीचे दिए गए हैं। अगर हम देखें तो सिंपली प्रीवियस नॉलेज से अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम वायरस एंट्री तक जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वायरस एंट्री जो है वो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस से ही होती है। अलॉन्ग विद दैट जब हमने कैथरीन कोटेड वाला टॉपिक सॉल्व किया था उसमें मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल का अपटेक मतलब एलडीएल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस से होता है। इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ यहाँ पर जा सकते हैं बाय द प्रीवियस नॉलेज। तो चलिए पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर वापस क्वेश्चन पे आएंगे। सो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है जहाँ पे लिगैंड फर्स्टली रिसेप्टर से बाइंड होता है। सो दीज आर द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन एंड दीज आर द लिगैंड्स। मतलब वायरस अगर रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है अलॉन्ग विद दैट एलडीएल मतलब कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, वो भी रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। बाइंड होने के बाद रिसेप्टर क्लस्टरिंग होता है, मतलब रिसेप्टर एंड लिगैंड कॉम्प्लेक्स क्लस्टरिंग इन अ कोटेड पीट रीजन जिसे हम कैथरीन कोटेड रीजन्स कहते हैं। सो यहाँ पे कैथरीन कोटेड अलॉन्ग विद दैट कुछ अडेप्टेड प्रोटीन्स वहाँ पे बाइंड होते हैं। उसके बाद उसका इन्वाजिनेशन होगा। सो कैथरीन कोटेड पिथ इन्वाजिनेटेड टू फॉर्म ए डिप पीथ। सो यहाँ पे एक पीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। बाद वेसिकल्स क्या होती है, बर्ड होती है सेल के अंदर। सो द नेक पिंच ऑफ एंड कैथरीन कोटेड एंडोसाइटिक वेसिकल इज रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म। ये जो पर्टिकुलर वेसिकल है वो सेल के अंदर क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। सो दिस इज व्हाट रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। सो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है इज टेकन अप बाय द सेल थ्रू द एलडीएल रिसेप्टर। द मोस्ट वायरस एंट्री इनटू द होस्ट सेल आफ्टर बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर बाय यूजिंग एन एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे वायरस की एंट्री होगी, अलॉन्ग विद दैट एलडीएल की भी एंट्री होगी। सो वाई अदर 2 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन जो कैल्शियम यहाँ पे दिया है, सो कैल्शियम का अपटेक ऑक्यूर थ्रू द कैल्शियम चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स और पंप्स। सो कैल्शियम एक आयन है और आयन का ट्रांसपोर्टेशन आयन पंप से होता है, हमें पता है। अलॉन्ग विद दैट प्रोटॉन पंप्स भी प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटॉन की मूवमेंट करते हैं। इसकी जो मूवमेंट है वो एंडोसाइटोसिस से नहीं होती, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन और जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। इसीलिए हम जो जाएंगे दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट एंड थ्री, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन हम अगर यहाँ पे देखें तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो फिर से ट्रांसपोर्टेशन से आया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा है। इसमें सिंपली ये पूछा है हमसे, स्टेट द बैक्टीरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट डज नॉट नीड एन एटीपी मॉलिक्यूल नॉर अ कैरियर प्रोटीन टू ट्रांसफर द सोल्यूट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सो सिंपली पिछले वीडियो में भी हमने ये सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है सेल बायोलॉजी के रिलेटेड कि ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है जहाँ पे एटीपी की अलॉन्ग विद दैट कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। सो हमें पता है इट्स अ सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यहाँ पे नहीं दिया है, बट हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। ऑप्शन में दिया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ग्रुप ट्रांसलोकेशन एंड एबीसी ट्रांसपोर्ट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट है सोल्यूट अक्रॉस द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन विदाउट द यूज ऑफ एटीपी और एनी कैरियर प्रोटीन। So it's occurred down to the concentration gradient, मीन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मॉलिक्यूल की मूवमेंट की जाती है। इट्स इंक्लूड अ सिंपल डिफ्यूजन और चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन। सो सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है, मतलब थ्रू द मेम्ब्रेन जिसमें हमने ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड N2 अलॉन्ग विद दैट वाटर का डिफ्यूजन देखा है। अलॉन्ग विद दैट चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन भी होता है, जहाँ पे आयंस की मूवमेंट जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होती है। So definition is nothing but the passive transport is a movement of substance across the cell membrane from higher to lower concentration without expenditure of ATP or without help of the carrier protein. I hope you got this particular question. No ATP, no carrier protein, down to the concentration gradient, include the simple diffusion or channel mediated diffusion. बाकी अदर ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी की जरूरत होती है, क्योंकि वो लोअर टू हायर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ग्रुप ट्रांसलोकेशन मतलब दे आल्सो नीड एन एनर्जी in the form of PEP or ATP. They need a carrier protein to transport the sugar or iron together. So दो molecules togetherly transport होते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रुप ट्रांसलोकेशन। इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, जैसे Na प्लस ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, दैट इज अ ग्रुप ट्रांसलोकेशन। एबीसी ट्रांसपोर्टर सिस्टम के लिए भी एटीपी की ज़रूरत होती है। सो एबीसी ट्रांसपोर्टर का एग्जाम्पल मैंने बताया था, दैट इज द CFTR या फिर मल्टीडॉक रेजिस्टेंस का ट्रांसपोर्टर। सो दिस इज रिलेटेड टू द एबीसी ट्रांसपोर्टर, जिसके लिए भी एटीपी की जरूरत होती है। सो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें, पासिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज बी। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ऑप्शन सेम थे, सिर्फ डिस्क्रिप्शन अलग था। फाइब्रोनेक्टिन के रिलेटेड क्वेश्चन हमने 2024 में सॉल्व किया है। 2025 में जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल प्ले अ वाइटल रोल इन प्रेजेंटिंग द पैराक्राइन फैक्टर टू द टारगेट सेल्स। सो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है पैराक्राइन फैक्टर को टू द टारगेट सेल, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन में दिया है फाइब्रोनेक्टिन, हेपारिन सल्फेट, लैमिनिन एंड कोलाजन। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द हेपारिन सल्फेट। हेपारिन सल्फेट क्या होता है एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज द सिग्नलिंग सेल। सिग्नलिंग सेल मतलब ऐसी सेल जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करती है, और उसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हम पैराक्राइन फैक्टर्स भी कहते हैं। वो जो फैक्टर है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे सिग्नल ट्रांसफर करने का काम करते हैं। पैराक्राइन फैक्टर रिलीज हो गए फ्रॉम द सिग्नलिंग सेल। This signaling cell secrete the growth factor into the extracellular space. So ये जो paracrine factor है, which is acting as a growth factor here, which is secreted outside the cell. सेल के बाहर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। सो वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं हेपारिन सल्फेट। सो बाइंडिंग टू द हेपारिन सल्फेट, दिस पैराक्राइन फैक्टर बाइंड टू द हेपारिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकैन in the extracellular matrix or they present on the target cell surface. So ये heparin sulfate के साथ ये paracrine factors bind करते हैं। बाइंड करने के बाद प्रेजेंटेशन टू द रिसेप्टर, सो वो जो पैराक्राइन फैक्टर जो हेपारिन सल्फेट से बाइंड हो रहे हैं वो रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं उस पर्टिकुलर पैराक्राइन फैक्टर को या फिर ग्रोथ फैक्टर को टू द टारगेट सेल, जिस टारगेट सेल पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। So the bounded factors is hold near to the target cell membrane and represent the specific receptor. So this is the target cell. उस टारगेट सेल पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट है और इस रिसेप्टर से ये पर्टिकुलर पैराक्राइन फैक्टर क्या हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं। रिसेप्टर के साथ लिगैंड की बाइंडिंग करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो सिग्नल एक्टिवेशन, सो रिसेप्टर बाइंडिंग ट्रिगर्स द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग ऑफ द टारगेट सेल। बिकॉज ऑफ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है तो अंदर की सिग्नलिंग मतलब सेल के अंदर की सिग्नलिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हेपारिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकैन बाइंड टू द ग्रोथ फैक्टर। सेकेंडली दे लोकलाइज एंड स्टेबलाइज द पैराक्राइन सिग्नलिंग नियर टू द टारगेट सेल। वो क्या करते हैं, लोकलाइज करते हैं, अलॉन्ग विद दैट स्टेबलाइज करते हैं पैराक्राइन फैक्टर्स को। दे फैसिलिटेट द लिगैंड एंड रिसेप्टर बाइंडिंग। दे इंक्रीज द सिग्नलिंग एफिशिएंसी एंड स्पेसिफिसिटी। So this is the cases of heparin sulfate. So paracrine factors often act over the short distance. So paracrine factor हमें पता है कि वो short distance as a signaling molecule जैसे काम करते हैं। Heparin sulfate, more precisely heparin sulfate proteoglycan, present their signaling molecule to the target cell by binding. Along with that वो concentrate भी करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा signaling molecule heparin sulfate से bind होने के कारण सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट पोजिशनिंग देम नियर टू द स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर्स, वो
स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर्स के नज़दीक लेके जाते हैं उस टारगेट मॉलिक्यूल को। देयरफॉर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द हेपारिन सल्फेट। बाकी ऑप्शंस यहाँ पे गलत क्यों है वो भी एक बार देख लेते हैं। ऑलरेडी ये सारे टॉपिक हमने एक बार डिस्कस कर लिए हैं। फाइब्रोनेक्टिन जो मॉलिक्यूल है वो सेल और सेल मैट्रिक्स अडेजन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमने देख लिया था, दैट इज रिलेटेड टू द फाइब्रोनेक्टिन। सेकेंडली जो लैमिनिन है, सो लैमिनिन एक इम्पॉर्टेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन है which is a glycoprotein for the adhesion and tissue organization, not main purpose of parakine factor presentation. So laminin एक basement membrane है glycoprotein से बना हुआ, और कोलाजिन जो है हमें पता है स्ट्रक्चरल एक्स्ट्रासेलर मैट्रिक्स प्रोटीन है जो प्रोवाइड करता है टेंसाइल strength to the cell. Along with that, they are not specific presentation for the parakine factors. So this is what about the collagen, लैमिनी एंड फाइब्रोनेक्टिन। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें दैट इज नथिंग बट द हेपारिन सल्फेट। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो यहाँ पे पूछा है दैट इज रिलेटेड टू द साइटोप्लाज्म। सो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे ये पूछा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द साइटोप्लाज्म इज ऑल अबाउट। सो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है साइटोप्लाज्म इज कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड पार्ट। ऑप्शन में दिया है विद इन द सेल एक्सेप्ट द फ्लूइड विद इन द न्यूक्लियस, as well as the structure within the cell membrane and the structure within the plasma membrane except the nucleus, and inside the cell membrane including the nucleus. So इस particular question का आंसर अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म is nothing but everything except nucleus. So सेल के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं न्यूक्लियस को छोड़कर उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो हमें सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पता है तो मैं सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाली, लेकिन साइटोप्लाज्म इज लाई इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट आउटसाइड द न्यूक्लियस। सो साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस को छोड़कर, न्यूक्लियस की बाहर की चीज़ को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट्स इंक्लूड साइटोसोल, organelles, ribosome inclusion and cytoskeleton. So include a cytosol, organelles, ribosome inclusion and cytoskeleton. So everything inside the cell. The nucleus is not considered to be the part of the cytoplasm. The cytosol is the fluid matrix in which organelles are suspended. So जो liquid होता है जहाँ पे organelles suspended होते हैं उसे हम कहते हैं cytosol. सो साइटोसोल और साइटोप्लाज्म बहुत बार हम दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं बट दे आर नॉट सेम। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है ऑल कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस, और साइटोसोल का मतलब होता है ओनली द सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस, नो ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। सो फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोसोल, और साइटोप्लाज्म को कहते हैं ऑल द कंटेंट्स मीन्स ऑल द ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट न्यूक्लियस, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म इज साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलीज प्लस साइटोस्केलेटन प्लस इंक्लूजन. So everything they are present in the cytoplasm except nucleus. So cytoplasm refers to as all the components present within the plasma membrane except the nucleus. It consists of cytosol along with the membrane bounded organelles, ribosomes, cytoskeleton and stored inclusion. Therefore option C यहाँ पे जो दिया गया है वो करेक्ट ऑप्शन है. एक बार साइटोसोल को भी देख लेते हैं. सो साइटोसोल इज अ aqueous semi-fluid component of the cytoplasm. It does not include the nucleus or the organelles, rather than it is a medium in which the structures are suspended or many metabolic reactions will be occurred. So I hope what is the difference between the cytosol एंड साइटोप्लाज्म ये आपको समझ में आ गया होगा. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें दैट इज नथिंग बट दिस सी, द स्ट्रक्चर विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस, दैट इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. हम आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू द साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया के रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, वहाँ पे हेट्रोसिस के बारे में पूछा था. ये क्वेश्चन जो है वो सिंपली पूछा है कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं. ऑप्शन में दिया है फंजाई, यूबैक्टीरिया, प्लांटी एंड प्रोटिस्टा. सो साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूबैक्टीरिया के किंगडम से रिलेट करता है. बट व्हाई यूबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया के जो फीचर्स है दैट इज मोर रिलेटेड टू द बैक्टीरिया, इसलिए उसको हम बैक्टीरिया के किंगडम में मतलब यूबैक्टीरिया में रख रहे हैं.
सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है. नो ट्रू न्यूक्लियस नॉर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द साइनोबैक्टीरिया. Photosynthetic pigment, that is chlorophyll A or phycobilin, is present inside the cyanobacteria. सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल होती है. और स्पेशलाइज्ड फॉर्म दैट सम स्पीसीज फॉर्म एन हेट्रोसाइट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती है, दैट इज नथिंग बट द हेट्रोसिस्ट. एंड हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजिनीज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हेल्प करता है. सो cyanobacteria is a photosynthetic prokaryotes, therefore they belonging to the kingdom Eubacteria. So cyanobacteria is commonly called as a blue-green algae, but it is not a true algae. Prokaryotic organism lacking the true nucleus एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज. सो उसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती है, बिकॉज दे आर द बैक्टीरिया विद पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल एंड फोटोसिंथेटिक मशीनरीज. दे आर प्लेस्ड इन द किंगडम ऑफ यूबैक्टीरिया. इसीलिए साइनोबैक्टीरिया को हम यूबैक्टीरिया के अंदर रखते हैं. इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है यूबैक्टीरिया. आई होप बाकी ऑप्शंस को समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है. व्हाट एक्जैक्टली द फंजाई, प्लांटी एंड प्रोटिस्टा मोस्टली हमें पता होता है. सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द यूबैक्टीरिया. और एक मोस्ट कॉमन टॉपिक जो महाराष्ट्र सेट का आई थिंक फेवरेट टॉपिक है, जिसमें लगातार एटलीस्ट 3 बार हमने प्रायॉन्स के बारे में देखा है. ये दिस थर्ड ईयर जहाँ पे प्रायॉन्स से क्वेश्चन पूछा गया है. सो प्रायॉन्स हैव बीन रिपोर्टेड टू किल. सो सिंपली यहाँ पे ये पूछा है कि प्रायॉन्स कौन से ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं. सिंपली हमने 2 बार जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें से हमने देखा है कि दे आर इनफेक्ट द ह्यूमंस. सो हमें ये तो पता चल गया. और सेकेंडली हमने देखा था मैड काउ डिसीज, राइट. सो मैड काउ डिसीज जो कैटल्स को होता है. सो हमें इससे ये पता चल गया कि प्रायॉन्स डिसीज ह्यूमंस को भी होता है और कैटल्स को भी होता है. सो अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस नॉलेज ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में दिया है ह्यूमंस ओनली, कैटल्स ओनली. तो ओनली तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि दोनों को होता है. सो ह्यूमन और कैटल्स. मंकी और हेंस या फिर पोल्ट्री के जो एनिमल्स है उसको जो है प्रायॉन्स डिसीज इन्फेक्ट नहीं करता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो प्रेजेंट होती है हेंस के पास या फिर चिकन्स के पास रिलेटेड टू द प्रायॉन्स. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें दैट इज नथिंग बट द ह्यूमंस एंड कैटल्स. सो प्रायॉन्स क्या है ये बहुत बार मैंने आपको समझा दिया है. सो प्रायॉन्स इज नथिंग बट द इन्फेक्शियस प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ abnormally फोल्डेड पार्ट्स. तो ऐसे प्रोटीन जो प्रॉपरली फोल्ड नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं प्रायॉन्स. और वो प्रायॉन्स जो है वो नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स को भी abnormally फोल्डेड प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं. दैट प्रोटीन्स जो है वो एग्रीगेट होते हैं और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज कॉज करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रायॉन्स. सो प्रायॉन्स जो है वो ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं, अलॉन्ग विद दैट कैटल्स को भी अफेक्ट करते हैं. हमने बहुत बार इंसेफेलोफाइटिस के बारे में देखा था कि वो ह्यूमंस को भी होता है, ब्रेन इंसेफेलोफाइटिस, और कैटल्स को भी होता है, जिसमें हमने मैड काउ डिसीज के बारे में देखा था. मंकीज और पोल्ट्रीज के एनिमल जो है उनमें कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं दिखा है जिसके कारण उनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ द प्रायॉन्स. इसीलिए मंकी और पोल्ट्री को हम कैंसिल करके वी आर शिफ्ट टू द ह्यूमंस एंड कैटल्स, जिसमें प्रायॉन्स की डिसीजेस हमने देखी है. सो इसीलिए पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दैट इज नथिंग बट द ह्यूमंस एंड कैटल्स है. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. If I any query regarding any question you can ask me in the comment box. This is all about the 2025. हमके साथ हमने महाराष्ट्र सेट के सेल बायोलॉजी के 5 साल के जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो सारे सॉल्व कर दिए हैं. I hope you got all the questions. You have any query regarding any question you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching this video guys. All the best and keep learning, and don't forget to subscribe my channel. Bye everyone.